Okay, we are going to study first chapter of chemistry, that is the solid state. Solid state ये फर्स्ट यूनिट है केमिस्ट्री का. ओके, तो फर्स्ट थिंग दैट व्हाट इज सॉलिड. सॉलिड होता क्या? इट इज स्टेट ऑफ मैटर. ये मैटर का स्टेट है. इट इज स्टेट ऑफ मैटर. It is a state of matter which has definite shape and definite volume. ओके, ये मैटर का ऐसा स्टेट है जिसका शेप और वॉल्यूम क्या है? डेफिनेट. अब बच्चों मैटर क्या होता है? तो मैटर की डेफिनेशन आप 9th में देखिए. एवरीथिंग विच हैज मास एंड कवर्ड स्पेस is called matter. ओके, यूनिवर्स में जो भी मास है, जिसमें मास है और जो स्पेस को कवर करता है, जगह घेरता है, उसको हम क्या बोलते हैं? मैटर. मैटर बच्चों, अब मैटर की अगर यूनिट पे जाएं तो मैटर की यूनिट एटम होती है. कि संसार में जितना भी सब्सटेंस है या मैटर है या मटेरियल है, सब कुछ एटम से मिलके बना हुआ है. तो एक्चुअली दैट इज़ नॉट पार्ट ऑफ स्टडी हियर. यहाँ पे नहीं है, बाकी स्टडी का पार्ट तो है, बट यहाँ पे इसकी कोई नीड नहीं है. यहाँ हमें पढ़ना सॉलिड्स. ओके, तो मैटर जो होता है वो 3 स्टेट में एग्जिस्ट करता है. मैटर इज एग्जिस्ट इन 3 states as solid state, liquid state, and gaseous state. Okay, okay, solid gaseous state. Actually someone has cam, that's right. Okay, gaseous state. Okay, so now we study here solid state. Okay, the first thing is that characteristics of solid. तो solid के characteristics देखने हैं मुझे. ओके, सॉलिड के करैक्टरिस्टिक्स. तो फर्स्ट, अब नेक्स्ट हेडिंग आपको डालनी है करैक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड. फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी अरेंजमेंट पैटर्न ऑफ सॉलिड. सॉलिड का अरेंजमेंट कैसा होता है बच्चों? देखते हैं. ये सॉलिड के जो एटम होते हैं बिल्कुल क्लोजली पैक्ड होते हैं. दीज आर पैक्ड क्लोजली विथ ईच अदर. डिस्टेंस ऑलमोस्ट निग्लेजिबल. यू कैन सी ये पार्टिकल्स हैं. ये डिस्टेंस आप देख सकते हैं, निग्लेजिबल डिस्टेंस. तो जब डिस्टेंस कम होगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा. और ये जो गैप होते हैं, ये गैप हैं, इनका बात में करेंगे बात. ये जो गैप्स होते हैं इनको वॉइड बोला जाता है. गैप्स को वॉइड बोलते हैं. अभी उनकी बात बाद में करेंगे. ओके, वैसे इनको इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ही बोलते हैं. इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस. एक्चुअली बोर्ड का अरेंजमेंट सही नहीं है, इसकी वजह से थोड़ा रिटर्न वर्क वैसा है. तो
तो प्रॉपर अभी अरेंजमेंट नहीं है इसलिए। ओके, तो नेक्स्ट थिंग इज characteristics of solids. Characteristics of solid. Characteristics of solids. First character बच्चों के first character is that have definite shape and definite volume. एक्चुअली ये डेफिनेशन में भी पॉइंट था। नेक्स्ट क्या है, वेरी हाई इंटर मॉलिकुलर इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा, वेरी हाई इंटरमोलिकुलर फोर्स among the particles. ओके, नेक्स्ट करेक्टर आपका होगा जब फोर्स बहुत ज़्यादा है तो इंटरमोलिकुलर स्पेस कैसा होगा, बहुत ही कम होगा। वेरी लेस मीन्स ऑलमोस्ट निग्लेजिबल बोलेंगे, निग्लेजिबल इंटरमोलिकुलर स्पेस, निग्लेजिबल होता है। ओके, फोर्स पार्टिकल्स के अंदर बहुत ज़्यादा है, स्पेस बहुत कम है, तो उससे होगा क्या, जो डेंसिटी है वो डेंसिटी आपकी बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट पॉइंट, इसके बाद एक्चुअली पॉइंट है ये, तो स्पेस का इशू है, तो नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ लिखें। डेंसिटी क्या होती है, वेरी हाई डेंसिटी होती है, वेरी हाई डेंसिटी। ओके, कंप्रेसिबिलिटी, इनको दबाया नहीं जा सकता है, वेरी लो कंप्रेसिबिलिटी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आपका बच्चों, इसमें अब हम इसको इरेज कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा हमारा वेरी लो, निग्लेजिबल ही बोलना चाहिए, ऑलमोस्ट निग्लेजिबल नेचर ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का करैक्टर बहुत ही लो होता है, ऑलमोस्ट निग्लेजिबल इसलिए बोलते हैं कि जल्दी सॉलिड के पार्टिकल्स फ्लो नहीं करते हैं। फिर भी जैसे ओल्ड बिल्डिंग की विंडो वगैरह हैं, उनमें देखा गया है कि जो उनके शीशे होते हैं, ग्लास वगैरह होते हैं, वो नीचे की साइड पे थिक हो जाते हैं। ओके, तो इसकी वजह से बोलेंगे थिक होने से क्या होगा, इसका मतलब इससे ये हम आइडिया लगा सकते हैं कि ग्लास का कुछ कंटेंट है, कुछ अमाउंट है, नीचे की तरफ फ्लो कर गया। तो ये ग्लासेस वगैरह में ही देखा जाता है, जनरली बहुत है, देखने को मिलता नहीं है सॉलिड स्टेट में। और नेक्स्ट इनका पॉइंट है वेरी हाई, नेक्स्ट पॉइंट बना लेंगे वेरी हाई एंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन बच्चों बहुत ज़्यादा होती है। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन क्या होती है, एनर्जी का ऐसा अमाउंट जो सॉलिड से लिक्विड में जब चेंज करते हैं तो उसमें जो चेंज हो जाता है एनर्जी का अमाउंट, सॉलिड की एनर्जी लिक्विड में चेंज करने पे मेल्टिंग पॉइंट पे जो एनर्जी चेंज होता है, डिफरेंस होता है, उसको एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन बोलते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा होती है सॉलिड के लिए, इसका अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है। ठीक, अब सॉलिड में आपको पता ही है एग्जांपल्स, आप वेरी वेल नो सॉलिड क्या क्या होते हैं आपके।
सॉलिड आपका मेटल्स हैं, दीज ऑल आर सॉलिड्स। ओके, ग्लासेस हैं, ग्लास भी सॉलिड है आपका। ठीक है, हम एक्चुअली वही उन्हीं का नाम ले रहे हैं जो यहाँ पे सॉलिड स्टेट में जनरली अब सभी पाया जाता है एक्सेट्रा, आप बहुत सारे देख सकते हैं। ठीक है, सो मैनी एग्जांपल्स आर अराउंड योर्स। ओके, तो नेक्स्ट हम एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन देखते हैं, ये क्या होता है, ये इसको और अच्छे से देखते हैं। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन क्या है बच्चों, इसको देखते हैं। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन ये क्या होता है बच्चों, द अमाउंट या द चेंज इन एंथैल्पी, the change in enthalpy, the change in enthalpy when one mole solid change into liquid at its melting point, ओके। ये एंथैल्पी का चेंज होता है व्हेन वन मोल सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड। एक मोल सॉलिड है, अगर एक मोल सॉलिड का अमाउंट कितना है इसका 1 मोल, और अगर ये चेंज हो रहा है किस में चला गया, लिक्विड में चला गया, इसका भी अमाउंट सेम रहेगा, 1 मोल ये भी है। ओके, तो चेंज होगा तो चेंज को हम इसको क्या बोलेंगे, चेंज होने का मतलब मेल्ट कर गया तो उसको हम बोलेंगे फ्यूजन। ठीक है, या मेल्टिंग ही बोल सकते हैं। तो जो एनर्जी का चेंज है उसी को हम बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। इसका मतलब है जो जितना ज़्यादा सॉलिड होगा उसका चेंज उतना ही ज़्यादा होगा। तो इसका मैग्नीट्यूड इससे किसका पता चलता है, किसका हम कैरेक्टरिस्टिक केस करते हैं, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन enthalpy of fusion provide idea about value of melting point, मेल्टिंग पॉइंट। जिसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा उसका एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन का चेंज भी ज़्यादा होगा। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन जो एंथैल्पी का चेंज है वो ज़्यादा होगा। ओके, एंथैल्पी का चेंज ज़्यादा होगा। ओके, इसका मतलब क्या है, तो वो सॉलिड ज़्यादा है, कंप्रेस्ड है, मतलब उसकी एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी मेल्ट करने के लिए। तो इसका रीज़न, इसका मतलब ये हो गया जाके कि इंटरमोलिकुलर फोर्स एटम्स के बीच में ज़्यादा होगी, तभी तो ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट है, एनर्जी आपको ज़्यादा देनी पड़ती है। इससे आइडिया किसका मिलता है हमें, इससे मिलता है इंटरमोलिकुलर फोर्स। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरमोलिकुलर फोर्स। ठीक है, अगर एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन की वैल्यू ज़्यादा है तो उसका मतलब है पार्टिकल के अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स ज़्यादा है, उससे हमारा मेल्टिंग पॉइंट ही बढ़ जाएगा। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आल्सो होगा मेल्टिंग पॉइंट। ओके, ठीक है। अब बच्चों हम देखेंगे नेक्स्ट, हम देखेंगे इसके पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए ऑलमोस्ट सॉलिड्स के। एनसीईआरटी में भी इतने ही गिवन होंगे, सम और लेस, एक दो कम ज़्यादा हो सकते हैं। तो नेक्स्ट हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन सॉलिड्स।
ओके, नेक्स्ट देखेंगे डिफरेंस बिटवीन सॉलिड्स। ओके, तो सॉलिड दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका वन टाइप इज कॉल्ड एज क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, ओके, और सेकंड टाइप आपका है एमॉर्फस सॉलिड, एमॉर्फस सॉलिड्स। ओके, तो आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड का फर्स्ट पॉइंट हमें क्या बनाना पड़ेगा, these have proper arrangement of particles for long range order, for long range प्रॉपर अरेंजमेंट एटम्स का होगा लॉन्ग रेंज के लिए। और इनका क्या होगा, हैव प्रॉपर अरेंजमेंट होगा, प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स फॉर शॉर्ट रेंज होगा, शॉर्ट रेंज के लिए मिलेगा, और लॉन्ग रेंज के लिए प्रॉपर अरेंजमेंट आपको नहीं मिलेगा। ओके, और ये क्या होंगे, जब इनका प्रॉपर अरेंजमेंट लॉन्ग रेंज के लिए होगा तो एक प्रॉपर ज्योमेट्रिकल शेप बनाते हैं, क्रिएट ए रेगुलर ज्योमेट्रिकल शेप। जब इनके एटम्स होते हैं प्रॉपरली अरेंज हो जाते हैं तो इनका एक रेगुलर बहुत लॉन्ग रेंज बनाते हैं, तो एक ज्योमेट्रिकल शेप बनेगा उनके अंदर, ठीक है। और ये क्या करेंगे, इनका इर्रेगुलर अरेंजमेंट होता है, इर्रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ particles। So do not fall a proper geometrical shape, तो इनका कोई प्रॉपर ज्योमेट्रिकल शेप नहीं बनता। ओके, अगर इनका अरेंजमेंट देखें तो मैं इन पॉइंट को मिटाता हूँ। ओके, तो इनका अगर हम अरेंजमेंट देखें तो किस टाइप से होगा कि आपने देखा, मैंने बताया था आपको कि इनका एक प्रॉपर शेप बनेगा। तो एक्चुअली इनके अगर हमने मान लो सपोज़ करो कोई सॉलिड है, उसमें दो टाइप के पार्टिकल हैं, ये आपका ए पार्टिकल है, ये आपका बी है, ए बी, ठीक है। फिर मैंने चलो यहाँ बी ले लिया, यहाँ मैंने ए ले लिया, दिस इज़ द बी, दिस इज़ द ए, ये हमारा ए हो गया, फिर हमारा ये बी हो गया, दिस इज़ द ए एंड दिस इज़ द बी। ओके, तो आप देखिए प्रॉपर अरेंजमेंट है, ए के बाद बी, फिर ए, फिर बी, ठीक है। यू कैन सी है, तो यहाँ इनका ज्योमेट्रिकल शेप बनेगा, कुछ भी आप किसी तरह से स्क्वायर शेप बना सकते हैं या किसी भी टाइप का बना सकते हैं। यहाँ पे क्या होगा, सपोज करो मैंने मान लिया कि यहाँ भी ऐसे ही पार्टिकल्स का यूज हुआ, ठीक है, इसमें भी पार्टिकल्स का यूज। अगर मैंने यहाँ पे ए रख दिया तो अब यहाँ पे हो सकता है कि यहाँ पे ए ही हो, आप समझ रहे हैं, कि यहाँ बी ना हो, क्योंकि प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं, तो ए भी नहीं है, ए के बाद ए ही हो सकता है और बीच में गैप हो सकता है, तो ये गैप को मैं इस तरह से शो कर रहा हूँ, ठीक है।
मैंने गैप को इधर से ये मैंने यहाँ ए बना दिया, ये मैंने गैप यहाँ बना दिया। अब मे भी यहाँ हो सकता है कि यहाँ बी हो, ठीक है, इसके बाद यहाँ गैप हो और यहाँ पे ए हो, फिर यहाँ पे फिर से गैप हो सकता है। तो आप देख रहे हैं कोई प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं है। यहाँ पे गैप हो सकता है, यहाँ फिर से ए हो सकता है, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे गैप हो सकता है और यहाँ बी हो सकता है, समथिंग लाइक दैट, ओके। नो प्रॉपर अरेंजमेंट। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, प्रॉपर अरेंजमेंट। दिस इज द प्रॉपर अरेंजमेंट। और यहाँ पे क्या है, इम्प्रॉपर अरेंजमेंट। यहाँ प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं है, ओके। दैट इज द डिफरेंस, ओके। समझ रहे हैं आप, ओके। तो नेक्स्ट, क्रिस्टलाइन को ट्रू सॉलिड कंसीडर किया जाता है, कंसीडर्ड एज ट्रू सॉलिड्स। जो वास्तव में सॉलिड हैं वो इन्हीं को माना जाता है। और इनको क्या मानते हैं, स्यूडो सॉलिड। वास्तव में सॉलिड नहीं, स्यूडो मतलब झूठ या रॉन्ग इंफॉर्मेशन, स्यूडो सॉलिड। या इनको बोलते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड, सुपर कूल्ड लिक्विड, ओके। ऐसा मानते हैं कि ये रिवोल्यूशनरी सॉलिड है, मतलब पहले लिक्विड के फॉर्म में पाए जाते थे, बट रेवोल्यूशन को चेंज ऐसे हुए तो। और रेवोल्यूशन के आपने देखा होगा, जो आप लैटेक्स रबर वगैरह के पेड़ से जब आप निकालते हैं रबर, तो आपने देखा वो लिक्विड स्टेट में ही निकलती है, बाद में उसको सिंथेसाइज और बहुत सारे केमिकल से सॉलिड में चेंज किया, सॉलिड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्या है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है इनका, शार्प मेल्टिंग पॉइंट, ओके। शार्प मेल्टिंग पॉइंट से मीन्स क्या है स्टूडेंट, कि एक फिक्स टेम्परेचर पे ही जाके ये मेल्ट कर जाते हैं। जो मेल्टिंग टेम्परेचर होता है इनका फिक्स होता है, ओके। सपोज करें जैसे आयरन का कुछ भी है, आयरन का अगर मेल्टिंग पॉइंट आई थिंक 1500 के समथिंग होता है, ठीक है। तो 1556 या कुछ, क्लियर नहीं, आप चेक कर लेना मेरे। तो 15 सपोज करो, मान लिया 1556 ही है, तो जैसे ही 1556 डिग्री टेम्परेचर आ जाएगा वैसे ये मेल्ट कर जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, ब्रॉड रेंज होता है मेल्टिंग पॉइंट का, ब्रॉड रेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। मीन्स रबर को आप देखें, रबर में अगर आप आग लगा देंगे, ठीक है, तो 200 पे भी मेल्ट करता रहेगा, फिर आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो उस पर भी मेल्ट करता रहेगा, फिर आप बढ़ते फर्दर तो मेल्ट ही करता रहता है। तो लॉन्ग मतलब बहुत सारा रेंज हो जाएगा आपका, ठीक है। तो कोई प्रॉपर नहीं कि नहीं इतने पे ही इसको मेल्ट करना है, ठीक है। इसके बाद इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट रहता है, इसको बोलते हैं एनाइसोट्रॉपिक। ये एनाइसोट्रॉपिक इन नेचर होते हैं, एनाइसोट्रॉपिक इन नेचर, एनाइसोट्रॉपिक नेचर इसको। और इनका नेचर होता है वो आइसोट्रॉपिक होता है, आइसोट्रॉपिक इन नेचर, आइसोट्रॉपिक नेचर होता है। अब इसका मतलब क्या होता है इसमें, इसका मतलब होता है डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन, डिफरेंट डायरेक्शन। और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सेम फिजिकल प्रॉपर्टी इन ऑल डायरेक्शन, सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शन, ओके। तो एक्चुअली जो इनका अरेंजमेंट हमने देखा था उसी से हमें ये चीज़ क्लियर होगी।
फिजिकल प्रॉपर्टी का है आपके एग्जांपल, जैसे आपका रहेगा यहाँ पे एग्जांपल क्या है, जैसे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, ठीक है। और आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा लाइट चैप्टर में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो इनके क्या होता है, ये सेम होंगे इन ऑल डायरेक्शन, और ये क्या होंगे डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट होते हैं। तो इसको अरेंजमेंट से देखते हैं। बेसिकली देखो हमने अरेंजमेंट कैसा इनका बनाया था, ये मैंने बनाया था, ये देखो ए है, दिस इज द बी है, दिस इज द ए, दिस इज द बी, ठीक है। हमने यहाँ बी बनाया, दिस इज ए बी एंड ए, ओके। फिर मैंने ए बनाया इसको, दिस इज द बी। सपोज करो ये इसका अरेंजमेंट, और इसका अरेंजमेंट मैंने कहा था कोई डेफिनेट अरेंजमेंट नहीं होता है। यहाँ पे ए हो सकता है, फिर यहाँ पे गैप हो सकते हैं, फिर यहाँ सपोज करो बी आ गया, फिर यहाँ पे मान लो गैप है, यहाँ पे ए आ गया, फिर यहाँ पे गैप आ गए दोनों जगह, फिर यहाँ पे बी आ गया, ठीक है, फिर यहाँ पे गैप आ गए। मतलब गैप का मतलब है यहाँ एटम्स नहीं हो सकते, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, तो कोई प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं होगा, ठीक है। फिर यहाँ गैप आ गया, यहाँ बी आ गया, और फिर आपका यहाँ पे गैप। तो देखो यहाँ पे रेगुलर अरेंजमेंट, तो आप इस डायरेक्शन में जाएंगे तो एक रेगुलर पैटर्न है, इस डायरेक्शन में जाएंगे एक रेगुलर पैटर्न है, इस डायरेक्शन में जाएंगे रेगुलर पैटर्न, ठीक है। तो जो पैटर्न होगा एटम का, वही इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज होती है। इधर कुछ और होंगे, इन दिस डायरेक्शन समथिंग चेंज, इन दिस डायरेक्शन समथिंग चेंज, ओके। यहाँ पे क्या होगा, कोई प्रॉपर अरेंजमेंट ही नहीं है, ठीक है। तो कोई प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं है, तो इसकी वजह से इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी को एवरेजन ये माना जाएगा कि ऑलमोस्ट सारे डायरेक्शन क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है। नो प्रॉपर अरेंजमेंट, यहाँ पे प्रॉपर अरेंजमेंट, तो ये इसको हम बोलेंगे डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी इन डिफरेंट, इसमें क्या बोलेंगे, सेम फिजिकल प्रॉपर्टी इन ऑल डायरेक्शन, ओके। एग्जाम्पल्स में अगर बच्चों हम देखें तो एग्जाम्पल्स में इसके क्या होंगे, एग्जाम्पल्स में इसका आता है मेटल्स हैं, ठीक है, सॉल्ट्स हैं, ठीक है। इस तरह से मेटल्स हैं, सॉल्ट्स हैं, और भी सॉल्ट के बहुत सारे आयनिक कंपाउंड हो जाएंगे। इसमें आपका क्या रहेगा, रबर रहेगा, इस टाइप का कौन, रबर है, ग्लास है, ठीक है, प्लास्टिक है, प्लास्टिक, इस तरह से एक्सेट्रा, ओके। तो आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इसमें हमारा रहेगा, आपको जो आपके अमोर्फस सॉलिड हैं वो आपके इतना ही पढ़ने होते हैं एनसीईआरटी में भी, इससे ज़्यादा नहीं है। बट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, इनका फर्दर आपको क्लासिफिकेशन करना है, तो ये फर्दर क्लासीफाई करेंगे तो ये 4 टाइप के हो जाएंगे, ओके। तो नेक्स्ट देखेंगे टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। अभी बोर्ड वगैरह का सही अरेंजमेंट नहीं है, तो उस हिसाब से हमारा नहीं है, बट मैं बहुत जल्दी इसको सही करूँगा। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स 4 टाइप, ठीक है। देयर आर 4 टाइप, देयर आर 4 types of crystalline solids. Crystalline solids. फर्स्ट है आपका मॉलिक्यूलर सॉलिड, ओके। सेकंड है आपका आयनिक सॉलिड्स, फिर आपके स्टूडेंट कोवैलेंट सॉलिड्स, कोवैलेंट सॉलिड्स, और उसके बाद आपका नेक्स्ट रहता है मेटालिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड्स, ओके। तो फर्स्ट थिंग इज दैट मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। तो पहला हम इसमें देखेंगे मॉलिक्यूलर सॉलिड्स को देखेंगे, मॉलिक्यूलर सॉलिड, ओके।
तो फर्स्ट पॉइंट इसमें बनाएंगे स्टूडेंट, इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो आपके होंगे मॉलिक्यूल्स। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होते हैं? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, इसके क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स होते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर मॉलिक्यूल। और मॉलिक्यूल केमिस्ट्री में आप देखेंगे जब मॉलिक्यूल होते हैं, मॉलिक्यूल की जो फोर्स लगता है वो वंडर वाल फोर्स लगता है, ठीक है। तो फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यहाँ क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वंडर वाल फोर्स होगा, वंडर वाल फोर्सेस। वीकेस्ट फोर्स ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में सबसे अगर कम फोर्स है तो ये वंडर वाल फोर्स, ठीक। ऑलमोस्ट अट्रैक्शन ऑफ सब्सटेंस होता है, ये मटेरियल का अट्रैक्शन होता है, ओके। अब जो मॉलिक्यूल होते हैं जनरली वो वेट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन हम जानते हैं। इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट करती है? या तो आयंस के थ्रू करती है, या फिर इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू करती है, या फिर सुपर कंडक्ट सेमीकंडक्टर्स वगैरह में होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव होल्स के थ्रू होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं, ना आयंस हैं ना इलेक्ट्रॉन है, बट ऑलमोस्ट सारे फुलफिल होंगे, ठीक है, बैलेंस ही कंप्लीट होंगे। तो ये क्या होंगे? बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ओके। इसके बाद आपका क्या आएगा? बैड कंडक्टर, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट स्टूडेंट लो होंगे, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग, ओके। ऑलमोस्ट इसके एग्जांपल क्या होते हैं? एग्जांपल स्टूडेंट क्या होता है? जैसे ड्राई आइस, ओके, और भी होंगे, तो यू कैन सी एनसीईआरटी आप चेक कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट आपका बच्चों सेकंड आपका रहेगा, जिसमें मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के बाद रहेगा आयनिक सॉलिड या कोवलेंट सॉलिड, कुछ भी रख लो। सेकंड चलो आपका मान लिया आयनिक सॉलिड्स, ओके। आयनिक सॉलिड में क्या होता है बच्चों? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होंगे इसके? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे? कॉन्स्टिट्यूएंट, ओके। पार्टिकल्स के क्या होंगे? आयंस होंगे, आयंस से मिलकर बनेगा। अब आयंस आपको पता है दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव आयंस होते हैं और एक निगेटिव आयन होते हैं, ठीक है। पॉजिटिव आयन को क्या बोलते हैं? कैटायन बोलते हैं, और इसको क्या बोलेंगे? एनायन बोलेंगे, ओके। बिकॉज बोथ आर चार्ज है, तो चार्ज है तो इनके बीच क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। तो फोर्स जो होता है उसको क्या बोलते हैं? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन FOA क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे क्या होगा? ये होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक। चार्ज है ना, तो चार्ज के बीच कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ओके। बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, तो इसी की वजह से ये काफ़ी इनकी पैकिंग भी स्ट्रॉन्ग होती है, मजबूत होती है। अब आयंस हैं तो ये क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट कब? मॉल्टन स्टेट में ही ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करेंगे, ओके। सॉलिड स्टेट में नहीं करेंगे, क्योंकि सॉलिड स्टेट में इनके आयंस फ्री नहीं होंगे, ओके। और पैकिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी मजबूती से एक दूसरे से अटैच रहते हैं, तो मेल्टिंग पॉइंट इनके क्या होंगे? मेल्टिंग पॉइंट्स वेरी हाई, बॉइलिंग पॉइंट तो और भी ज़्यादा हाई हो जाएंगे, वेरी हाई। एग्जांपल्स में क्या रहेगा स्टूडेंट? एग्जांपल्स में आपके सॉल्ट्स वगैरह रहेंगे, एग्जांपल्स में आ जाएंगे आपका सॉल्ट्स
NaCl, ठीक है, MgCl2, बहुत सारे, ओके, AlCl3 एटसेट्रा, ओके, सो मैनी सॉल्ट्स। नेक्स्ट आपका क्या रहेगा, नेक्स्ट आपका स्टूडेंट क्या रहेगा, कोवलेंट, और आपका रहेगा कोवलेंट सॉलिड्स। कोवलेंट सॉलिड्स, कोवलेंट सॉलिड में क्या होंगे स्टूडेंट, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स क्या होंगे बच्चों, एटम्स होंगे, क्योंकि कोवलेंट जो सॉलिड्स बनते हैं वो एटम से मिलकर बनते हैं। अब इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, F क्या होगा, कोवलेंट बॉन्ड, भाई कोवलेंट सॉलिड इसीलिए तो उनका नाम है, कोवलेंट बॉन्ड होगा, ओके। इलेक्ट्रिसिटी का क्या होगा, बैड कंडक्टर होंगे, क्योंकि आयंस वगैरह यहाँ भी नहीं होते, बट बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ओके। बट इनमें ग्रेफाइट जो होता है, एक्सेप्शन क्या होता है, ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करता है, ओके। एक्चुअली उसके हेक्सागोनल अरेंजमेंट रहता है कार्बन का, तो वहाँ पे अल्टरनेट डबल बॉन्ड होते हैं एक्चुअली, तो डबल बॉन्ड के पाई इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, उसकी वजह से ऐसा होता है, ठीक है। 10th वगैरह में इसका फिगर बना के भी लिखा जाता है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट वेरी हाई। एग्जाम्पल्स स्टूडेंट इसके क्या है, एग्जाम्पल इसका फेमस है डायमंड और ये ग्रेफाइट, दोनों का ये बहुत हाई होता है, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट दोनों का बहुत हाई होता है। एक्चुअली इसका टेट्रागोनल शेप होता है, तो कॉम्पैक्ट, बहुत ही कॉम्पैक्ट क्लोजली पैक्ड कार्बन एटम्स होते हैं, उसकी वजह से ऐसा होता है। इसमें अरेंजमेंट तो इसका भी क्लोजली पैक है, बट हेक्सागोनल शेप है, तो वहाँ पे क्या होता है कि कार्बन के जो है लेयर्स में कार्बन की लेयर्स बनती हैं, तो जैसे ही आपने ग्रेफाइट देखा होगा, लेड वगैरह में यूज, पेंसिल वगैरह में यूज होता है, तो एक एक लेयर ऊपर से हटती जाती है, ठीक है, उसकी वजह से। नेक्स्ट बच्चों क्या है आपका, नेक्स्ट है आपका मेटेलिक सॉलिड्स होते हैं, 4 है मेटेलिक सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड्स, ठीक है। मेटेलिक सॉलिड में क्या होता है स्टूडेंट, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या रहेंगे स्टूडेंट, पार्टिकल्स क्या होंगे आपके, मेटल एटम, ठीक है, एंड इलेक्ट्रॉन, मेटल एटम और इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं, ठीक है। अब जब मेटल एटम होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, तो उनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बॉन्ड होता है, इसको बोलते हैं मेटेलिक बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड है आपका। एक्सट्रीमली सॉरी बच्चों, कोई रोड पे सेल कर रहा था, उसकी वजह से आवाज़ आ रही थी, तो मैंने इसको पॉज में लगा दिया था। तो ये क्या होता है कि मेटल का अरेंजमेंट है, इलेक्ट्रॉन इस तरह से होते हैं, और इसके बीच में सपोज करो मैंने आयरन का ही बनाया, तो इस तरह आयरन के पार्टिकल्स होंगे, फेरस स्टेट या फेरिक स्टेट में जो भी होंगे, इस तरह से, ओके। तो ये पॉजिटिव चार्ज है मेटल एटम पे, और यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन पे है, ओके। फेरस और फेरिक स्टेट दोनों ही होंगे, तो यहाँ पे जो ये यहाँ बॉन्ड होगा, ये बॉन्ड है इलेक्ट्रॉन और एटम, इसको मेटेलिक बॉन्ड बोलेंगे, दिस इज द मेटेलिक बॉन्ड, ठीक है। और ये जो मेटल पार्टिकल होते हैं, इनको बच्चों कर्नेल्स बोलते हैं, कर्नेल्स। और इलेक्ट्रॉन का, ये इलेक्ट्रॉन गैस बोला जाता है इसको, ये इलेक्ट्रॉन जो बहुत ज़्यादा होते हैं, इसको इलेक्ट्रॉन गैस बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गैस, या इसको ओशियन ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ओशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। तो ये मेटल
अरेंजमेंट, इसी तरह सारे मेटल का अरेंजमेंट होता है। ओके, एग्जाम्पल में स्टूडेंट ऑल मेटल्स, जितने भी मेटल्स हैं सभी। ओके ओके स्टूडेंट को आपका सॉलिड स्टेट में आपका करेक्टरिस्टिक्स हो गए हैं, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन सॉलिड हो गए, दो टाइप के थे आपके, क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस। एमॉर्फस का फर्दर यहाँ पे कोई क्लासिफिकेशन नहीं है ना, इसके बारे में एनसीईआरटी में इससे ज़्यादा बताया गया है। तो उसके बाद हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड के फोर टाइप्स देखे, ठीक है, उनकी थ्योरी देखी और उनके एग्जाम्पल्स देखे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आपको कल देखने को मिलेगा। ओके, आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।